नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत। मैं एक शराबी। हाय ईश्वर गुरजीत की भाई। दया। हाय। ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद, आप सभी के सहयोग, अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन और इन 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम की वजह से आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। कोई इच्छा नहीं हो रही, एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। दोस्तों, मेरा होम ग्रुप है प्रयास ग्रुप मोहाली। और मैंने स्पॉन्सर लिए हुए हैं जिनके साथ मैंने 12 कदम किए और उनको जीने की चेष्टा कर रहा हूँ। और मुझे आज अपने अनुभव जो आपके सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है वर्क फ्रीडम। आप सबसे पहले तो हम सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम असली मायनों में आज स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं कि हम शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हैं। इससे बड़ी स्वतंत्रता क्या हो सकती है। और आज का विषय भी यही है कि एक शराबी के लिए आजादी का अर्थ। तो इससे पहले कि मैं विषय की तरफ बढ़ूं, तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमारा एक प्रॉमिस भी कहता है कि आई वुड नेवर शट द डोर्स ऑन पास्ट, नॉट रिग्रेट द पास्ट। कि मैं अपना जो पुराना समय है उसके उसके बारे में ना तो पछतावा करूंगा, लेकिन ना ही मैं उसे भूलूंगा। तो मैं कुछ अपनी अपनी ड्रंक लॉग, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बट थोड़ा सा शेयर करने की शुरू करूंगा। कि मैं बचपन से एक स्टूडियस स्टूडेंट था। और एक एक अच्छा पढ़ाई में अच्छा ध्यान रखने वाला स्टूडेंट, खेलों में अच्छा ध्यान रखने वाला स्टूडेंट। पर मेरी फैमिली एक डिसफंक्शनल फैमिली थी। मेरे फादर एक एल्कोहलिक थे, एक क्रोनिक एल्कोहलिक थे। हमारे घर में हर रोज कुछ ना कुछ कला कलेश पड़ते होते थे, कुछ ना कुछ किसी तरह की लड़ाइयाँ झगड़े होते होते थे। मुझे शराब से बहुत नफरत, क्योंकि मैं अपने बचपन से देखता आ रहा था कि शराब के कारण हमारे घर में बहुत माल फंक्शनिंग थी, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। बहुत बार मना करने की कोशिश करती थी, माँ बाप की बहुत लड़ाई होती थी, माँ मुझे देखकर अपने आंखें पोंछ लेते थे। और कई बार पिताजी एक सरकारी नौकरी में थे, और कई बार उनके एक्सीडेंट हुए। कई बार हम उनके स्कूटर से बोतल निकाल के छुपा देते होते थे। कई बार हमने कोशिश की कि हम उनको समझाने की कोशिश करें। और तब नहीं पता था ये एक बीमारी है, तो हम ये सोचते थे कि वो एंजॉयमेंट करने के लिए पीते हैं, उनकी जो विल पावर है वो जीरो है। वो इधर से हमें कसम खाते हैं और इधर से फिर पीनी शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही मेरा जीवन गुजर रहा था। और फिर पता नहीं, जब मैं टीनेज में पहुंचा तो मुझे मेरे मेरे किसी दोस्त ने, मेरे किसी कजन ने मुझे शराब के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे बियर के साथ कोल्ड ड्रिंक में मिला के मुझे पिलाई। तो तब से मेरे मेरे मुंह को लग गई शराब, अल्कोहल जो थी वो मेरे मुंह मुंह को लग गई। और मैं थोड़ी थोड़ी से पीने लग गया। मैं एंजॉय करता था। एक क्वार्टर के हम दो जने थे। हम दो दो तीन तीन पैक बनाते थे, कार में आराम से घूमते घूमते पीते थे। तो मैं ये सोचता था कि मेरे फादर तो एक क्रोनिक अल्कोहलिक है, और वो उनको पीना नहीं आता, वो तो सिर घुमाने के लिए पीते हैं। मैं एंजॉय करने के लिए पीता हूँ। और ये दौर कुछ देर चलता रहा, और इतने में मेरे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई। और अल्कोहल के कारण उनको लीवर की प्रॉब्लम आ गई। और लीवर सिरोसिस से वो ग्रस्त हुए। उनको एडमिट करवाना पड़ा, और काफी देर वो एडमिट रहे। और अंत में वही हुआ जो इनएविटेबल जो था। और सिरोसिस के कारण वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। एक 48 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन शराब मेरे जीवन में आ चुकी थी तब तक, और ग्रेंडोसिटी भी आ चुकी थी। लेकिन पैसे नहीं थे। मैं एक अच्छे करियर की तरफ बढ़ रहा था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का करियर कर रहा था मैं। तो लेकिन वो सब कुछ धरा का धरा रह गया कि जब मेरे फादर के पैसे आने शुरू हुए, उनके जो जो उनकी ग्रेचुटी थी, जो उनके प्रोविडेंट फंड थे, जो उनके इंश्योरेंस के पैसे थे, तो वो आने शुरू हुए, मेरी मदर के नाम पे थे। और मेरी मदर की जॉब मेरे फादर की जगह लग गई। तो मैं और ग्रेंडोसिटी में पड़ गया, मैं और शराब पीने लग गया। और शराब की तरफ मेरा रुझान और बढ़ गया। शराब के साथ साथ कुछ सेकेंडरी एडिक्शन, स्मोकिंग, टोबैको, और भी कई तरह के नशे, और अय्याशियां, लड़कियां, ये सब कुछ मेरे जीवन में आने शुरू हो गए। खुले पैसे आने शुरू हो गए। मैं अपने मदर के जाली सिग्नेचर करके उनकी उनके पैसे अपने नाम पे करने लग गया। और ऐसा करते करते मैं शराब के दलदल में घुसता जा रहा था। पर मुझे लग रहा था कि मैं शराबी नहीं हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कि शायद मेरी मदर को नहीं पता लगा था, वो अपनी नौकरी पे जाते थे, मैं दिन में पीता रहता था, और जब तक वो आते थे तब तक ठीक हो जाता था। और फिर मेरी शादी हुई। 2007 में मेरी शादी हुई।
2008 में मेरी एक बेटी ने जन्म लिया। तब भी मेरा ऐसे ही चलता रहा। मैं जो कमाता था वो यहीं लगा देता था और मदर की हेल्प लेता था। उनकी जो भी उनकी सरकारी जो भी उनकी तनख्वाह आती थी उनकी हेल्प लेता था। और ऐसा करते करते शराब के साथ साथ मेरी सेकेंडरी एडिक्शन भी बहुत ज्यादा मेरे मेरे अंदर आनी शुरू हो गई। और वाइफ को भी ना पता चले तो इस कारण से भी मैं अपने काम से आते हुए पी के आता था। और फिर सारा दिन उनसे थोड़ा सा दूर रहता था, दूरी बनाई रखता था। और फिर एक दिन उनको भी पता चला। और आखिरी के दिनों में, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा अपना ड्रंक लॉग, और आखिरी के दिनों में 2018, 2019, 2020 में शराब इतनी बढ़ गई कि मेरे पैसे सारे खर्च होने लग गए। मैं भिखारियों की तरह जिंदगी बिताने लग गया। मेरे घर में रिलेशंस खराब हो गए, मेरे बाहर रिलेशंस खराब हो गए। एक पढ़ा लिखा इंसान होने के बावजूद मैं एक बुरी तरह से नशे का ग्रस्त बन गया। मैं सड़कों पे निकल जाता था पागलों की तरह। कोविड के दिनों में बीड़ियां ढूंढता रहता था। बीड़ियां लोगों की जो फेंकी होती थी वो इकट्ठी कर लाता था। और घर के घर की अखबारें बेच देता था, घर की ग्रिलें उतार के बेच देता था। अपनी माँ को ब्लैकमेल करता था। मेरी बीवी ने मुझे बुलाना बंद कर दिया था। मेरा बच्चा मुझे कहता होता था कि पापा मेरे पास ना हो, आप स्टिंग करते हो। मेरी वाइफ मुझे कहते होते थे, क्योंकि मैंने तंग ही इतना कर दिया था कि तुम कल के मरते तुम आज मरो। मेरी मदर मुझे कहते होते थे कि मैं इतने में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। मैं मेरा एक यंगर ब्रदर भी था। वो बहुत छोटी उम्र में he also became a drug addict and he died an unnatural death at the age of 20। तो ये सब कुछ देखते हुए भी मेरे मन में कोई किसी तरह की कोई 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 घृणा नहीं आई शराब की तरफ। मैं बढ़ता गया, मैं नशों की तरफ बढ़ता गया। और 2019-20 में तो मेरा ये हाल हो गया था कि मैं एक इंग्लिश पीने वाला, मैं देसी पे आ गया। और मैं 80 रुपए के क्वार्टर के लिए जुगाड़ करता था। कभी 10-10 रुपए चुराता था, कभी किसी से भीख मांगता था, कभी किसी के घर पैसे मांगने चला जाता था, कभी घर का कोई सामान बेचता था, कभी सोना बेचता था। तो ऐसा करते करते मेरी जिंदगी गुजर रही थी। और 2020 तक पहुंचते पहुंचते, 20 दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका था। मेरा वजन करीबन 35 किलो रह गया था, 35-36 किलो रह गया था। और मेरा शक्ल देखने को दिल नहीं करता था। मेरा सोशल सर्कल डिस्ट्रॉय हो चुका था। मेरा मेरा कोई दोस्त नहीं रहा था। मेरे मोहल्ले वाले कहते थे इसका तो यही हाल रहेगा। मेरी रिश्तेदारी कट ऑफ हो चुकी थी। मैं अपनी वाइफ के साथ, पता नहीं क्यों मेरे साथ थी वो, हम एक ही छत के नीचे हम रहते थे, पर हम अभी यूज टू बी लिविंग लाइक अ डिवोर्स्ड कपल। मुझे अपने बच्चे का बचपन याद नहीं है। अपनी माँ को धक्के मार मार के, अपनी माँ को गालियां निकाल निकाल के, उनसे पैसे ऐंठ ऐंठ के मैं शराब पीने की तरफ लगा रहता था। और फिर 28 दिसंबर 2020 में मुझे यूट्यूब देख रहा था। मैं ठेका खुलने की वेट कर रहा था और मैंने सत्यमेव जयते का एक कार्यक्रम देखा। और सत्यमेव जयते के कार्यक्रम में मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में पता चला। तो तब वहां पे मैंने कॉल किया, तो उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की। उन्होंने मुझसे बात करते हुए मुझे बताया कि ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही हैं। तब भी मैं झूठ बोलता रहा, क्योंकि मेरे अंदर झूठ बहुत भर भर के भरा हुआ था। तो मैं झूठ बोलता रहा कि अपनी मदर को कहता रहा कि 100 रुपया पर मीटिंग लगता है, तो आप मुझे 100 रुपए दीजिए। मैं शराब पी के मीटिंग्स लगाता रहा, 1 महीना ऐसा ही करता रहा। तो 1 महीना ऐसा करने के बाद, व्हेन यू प्ले विद अल्कोहलिक्स अनोनिमस यू हैव टू पे फॉर इट। तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं इधर से शेयरिंग सुनता था, वन डे एट ए टाइम सुन लिया था, हॉल्ट का प्रोग्राम सुन लिया था। और लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, ये सब कुछ परोसता रहता था, झूठ बोलता रहता था। एक एक मीटिंग से निकल के दूसरी मीटिंग में अटेंड करता रहता था। तो ऐसा करते करते 1 महीना निकला। 1 महीने बाद मेरे पेट में बहुत जबरदस्त दर्द हुआ। और 28 जनवरी 2021 को मैंने अपना आखिरी घूंट पिया। उस समय मैं बहुत बुरे हालात में था। मुझसे पानी भी नहीं निकला जा रहा था। और शराब तो दूर की बात है। तो मैंने अपने पिंक सिटी ग्रुप में मैंने शेयर किया कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ प्रमला जी थे, वहाँ राजेश जी थे, वहाँ अनिल जी थे। तो उन्होंने मुझे मुझे सजेस्ट किया कि आप कुछ माइल्ड पेन किलर लीजिए, आप कुछ शराब मत। तो मेरे जो पहले इनिशियल स्पॉन्सर थे, अनिल जी फ्रॉम चंडीगढ़, वो मेरे इनिशियल स्पॉन्सर थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरजीत, इस पेन को बर्दाश्त करो जो तुम्हें हो रही है। अगर तुम आज भी पी लेते हो तो शायद तुम दोबारा इस पेन को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहोगे। तो ये बातें मेरे दिमाग में गूंजती रही। और मैं पूरी तरह से गुलाम था शराब का। और मेरी सारी सारा सारा दिन की मेरी जद्दोजहद यही होती थी
कि मैं शराब के लिए पैसे कैसे अरेंज करूं और कैसे कैसे मुझे शराब मिले और कैसे मैं उस तरह से कि जैसे आज 15 अगस्त का दिन है, आज ड्राई डे होता था, तो मैं पहले से ही कोशिश करके रखता था 14 अगस्त को ही मैं किसी तरह मैनेज करूं। 15 अगस्त को इधर उधर धक्के खाता था कि मुझे शराब मिले। और मतलब गुलामी इस हद तक बढ़ चुकी थी। तो 29 जनवरी 2021 को मैं मेरा पहला सोब्राइटी डे था। तो तब मैं इन मीटिंग्स में आना शुरू हुआ। तब मैंने जिसको हम हाउ कहते हैं, ऑनेस्टी थी मेरे अंदर, विलिंगनेस थी, ओपन माइंडेडनेस नहीं थी। मैं जो आप लोग कहते थे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था। तो यहाँ कहा गया था कि जब हम एल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ जाते हैं तो हमें इंडिपेंडेंस मिलता है, हमें हमें जो फ्रीडम मिलता है वो फ्रीडम फ्रॉम भी मिलता है, फ्रीडम टू भी मिलता है। फ्रीडम फ्रॉम है फ्रीडम फ्रॉम एल्कोहलिज्म एंड फ्रीडम टू चूज कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो ये मुझे यहाँ से मिलना शुरू हुआ। तो फिर मुझे धीरे धीरे करके मैं मीटिंग्स में आता रहा। तो यहाँ मैं मीटिंग्स में आके मुझे मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिलने शुरू हुए। मुझे बहुत अच्छी चीजें का पता चलना शुरू हुआ। मुझे बहुत अच्छे स्लोगन्स मिलने शुरू हुए। मुझे पता चला कि मैं शराब की ग्रस्त में हूँ। ना सिर्फ शराब में, वो शराबीपन की ग्रस्त में हूँ। शराब छोड़ना तो सिर्फ एक पहला कदम है। एक पहला पहला एक प्रोग्राम खुलता है शराब छोड़ने से। शराब छोड़ने से कुछ नहीं होता। तो शराब के साथ साथ आगे भी प्रोग्राम खुलता है। तो वो प्रोग्राम क्या है? तो वो मैं लेना चाहता था। मैं चाहता था कि मुझे मुझे आजादी मिले। क्योंकि होता क्या था कि कुछ शुरुआत के दिनों में मैं शराब से तो दूर था, इन मीटिंग्स में आता था। मीटिंग्स में मैं अपने आप को अच्छा महसूस करता था। वो 1.5 घंटे की मीटिंग अच्छी लगती थी, बट उसके बाद के जो 22.5 घंटे होते थे वो मेरे लिए बड़े मुश्किल हो जाते थे। मेरा एटीट्यूड बिल्कुल वही रहता था, मेरा बिहेवियर वही रहता था। मैं उसी तरह टूट टूट के पड़ता था। मैं उसी तरह अपने आप को अकेलापन फील करता था। मैं उसी तरह सेल्फ पिटी में रहता था। मैं उसी तरह झूठ बोलता था। मैं उसी तरह का डिसऑनेस्टी थी। मैं उसी तरह से सबको जवाब देता था। बस एक शराब नहीं। तो मुझे 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 कुछ और चाहिए था। मुझे मुझे आजादी चाहिए थी इस बीमारी से, जो जो सिर्फ खाली शराब छोड़ने से नहीं मिलने वाली थी। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ता था। तो वहां लिखा गया है, हाउ इट वर्क्स में लिखा गया है कि इफ यू वांट व्हाट वी हैव, यू हैव टू गो टू एनी लेंथ। तुम्हें किसी भी सीमा तक जाने के लिए तुम्हें तैयार होना चाहिए। तो वो मैं उस सीमा तक जाने के लिए तैयार था। मैंने एक ऑनलाइन मीटिंग में मैंने एक स्पॉन्सर लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप 5 काम करिए। आप सुबह उठ के प्रेयर किया कीजिए। आप बिग बुक के 5 पन्ने पढ़ा कीजिए। आप किन्हीं 2 मेंबर से बात किया कीजिए। आप मीटिंग लगाया कीजिए और उसके बाद आप मुझे फोन किया कीजिए। तो मैंने ऐसा 1 महीना मैं ऐसा करता रहा। लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही, मुझे वो आजादी नहीं मिल रही थी। मुझे 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 अभी भी लग रहा था कि मैं देयर इज समथिंग मिसिंग इन इट। तो ये सब कुछ करके भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं उनको बार बार कह रहा था कि मुझे बिग बुक समझ नहीं आ रही, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें। तो वो मुझे टाली जा रहे थे कि आप 1 महीना पूरा कीजिए, आप 45 दिन पूरे कीजिए, आप फिर मैं ग्रुप शुरू करूंगा, फिर मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। तो फिर मैं बहुत रोया। जब मुझे 40-45 दिन हुए तो मैं बहुत रोया, ईश्वर इससे अच्छा तो मैं शराब पीता ही अच्छा था। कि मन में शांति तो थी, लेकिन अब मेरे मन में शांति नहीं है। मैं शराब तो छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल, मुझे मुझे वो जो प्रॉब्लम्स जो शराब पीने से वो जो कुछ देर के लिए मेरे से हट जाती थी, वो प्रॉब्लम्स और बड़ी होके मेरे सामने आ रही हैं। मुझे डर लगता है। मुझे हर समय मैं सेल्फ पिटी में जाता हूँ। जो मैं अपने पास में नुकसान कर चुका हूँ, मैं उसकी भरपाई कैसे करूंगा? मैं जो रिश्ते बिगाड़ चुका हूँ, मैं वो कैसे ठीक करूंगा? मेरे अंदर जो कोताहल भरी पड़ी है, मैं उसको कैसे ठीक करूंगा? मैं बहुत रोया। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर मुझे कोई स्पॉन्सर दीजिए कि जिसके साथ मैं इन 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 सब चीजों से निजात पा सकूं। और ईश्वर ने मेरी सुनी। और अनिल जी के साथ मैंने काम करना शुरू किया। उन्होंने पहले दिन ही मुझे बिग बुक पकड़ाई। और बिग बुक में जब मैं डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ना शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि ये मैं जानबूझ के नहीं करता था। तो इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग। ड्रिंकिंग प्रॉब्लम मेरी कभी जाने वाली नहीं है, जब तक मेरी थिंकिंग प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। तो इसके लिए मुझे मेरी ना सिर्फ बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में भी प्रॉब्लम है। तो मुझे कंप्लीट साइकिक चेंज चाहिए। मुझे एक कंप्लीट बदलाव की जरूरत है। वो बदलाव कैसे आएगा? वो इन 12 कदमों से आएगा। जो फिजिकल क्रेविंग जो मेरे अंदर चल रही है, उससे मुझे आजादी कब मिलेगी? जब मैं
पहले घूट से दूर रहूंगा। वो मैं दूर रह रहा था, काफी दिन हो गए थे, मैं पहले घूट से दूर है, तो मुझे कोई क्रेविंग नहीं हो रही थी। लेकिन दिमाग में वो चलती जा रही थी, तो दिमाग में जो मेंटल ऑब्सेशन है वो ठीक कैसे होगी कि जब मेरी स्पिरिचुअल मैलेडी, जब मेरी आध्यात्मिक शून्यता है वो ठीक होगी, वो कैसे ठीक होगी? वो मुझे इन 12 कदमों का अध्ययन, आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट दीज 12 स्टेप्स, आई हैव टू वॉक दीज 12 स्टेप्स। तो धीरे धीरे मैंने बिल स्टोरी पढ़ी। देन बिल स्टोरी में मुझे बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन मिली कि कैसे बिल एक अच्छे स्टूडेंट थे, एक अच्छे प्लेयर भी थे, एक अच्छे एक दिमाग वाले व्यक्ति थे, और कैसे शराब ने उनको इन इन सब चीजों से एक धोबी धोबी पटका दिया। तो यही कुछ मेरे साथ हुआ, यही कुछ मैं करता गया। मैंने भी अपना सब कुछ गवा दिया, फाइनेंशियल फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे, फ्रेंड्स के फ्रंट पे, फैमिली फ्रंट पे, इमोशनल फ्रंट पे, मेंटल, फिजिकल, हर चीज में गवा के आया था। आई हैड नथिंग टू लूज, मेरे पास और कुछ गवाने को नहीं था, ये मेरा रॉक बॉटम था। तो बिल स्टोरी में मुझे काफी आइडेंटिफिकेशन मिली कि जब बिल ठीक हो सकते हैं, बिल ने इतनी बर्बादियां की हैं, तो वो ठीक हो सकते हैं, तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। उससे मुझे ढांढस बनना शुरू हुआ, मेरी क्यूरोसिटी बढ़नी शुरू हुई इस प्रोग्राम की तरफ आके। फिर मुझे सोल्यूशन पता चला, देयर इज सोल्यूशन में मुझे पता चला कि मुझे इन इस टूल किट को उठाना है, इन 12 कदमों की टूल किट को उठाना है। देन मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ कि मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में मुझे जिम की स्टोरी, फ्रेड की स्टोरी, कि ये लोग क्यों नहीं ठीक हो पाए, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर वो बदलाव नहीं लाया जो लाना चाहिए था, इसलिए वो आजादी नहीं मिल पाई। तो फिर आगे जाके भी एग्नोस्टिक्स में मुझे पता चला कि मैं ईश्वर को तो मानता था, मैं ईश्वर को शुरू से मानता था, मैं मत्था टेकता था, गुरुद्वारे जाता था, मंदिर जाता था, पाठ करता था, लेकिन मैंने ईश्वर की कभी नहीं मानी। ईश्वर मुझे कहते थे कि ईश्वर हमेशा कहते हैं कि आप डिसऑनेस्ट मत बनो, आप सेल्फ सेंटर्ड मत बनो, आप इनकंसिडरेट मत बनो, आप पर स्त्री की तरफ मत देखो, आप इन सब चीजों की तरफ मत देखो, आप पर निंदा ना करो, ये सब कुछ ना करो। पर मैं ये सब कुछ करता था, मैं ये सब कुछ करता था। तो मैं ईश्वर को तो मानता था, ईश्वर की नहीं मानता था। तो फिर मैंने ईश्वर की माननी शुरू की, और धीरे धीरे करके मैं फिर जब हाउ इट वर्क्स में पहुंचा, तो मुझे बड़ा शौक था मुझे कि मैं अपना स्टेप वर्क शुरू करूं। तो मुझे पहले कदम में मुझे पता चला कि आई वाज पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड माय लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। तो मैंने 52 पेज नंबर पे पढ़ा कि मेरी लाइफ बिल्कुल अनमैनेजेबल हो चुकी है, मेरे पर्सनल रिलेशन खत्म हो चुके हैं, मैं इमोशनली बैकफुल बन चुका हूँ, मैं डिप्रेशन और मिजरी का मरीज बन चुका हूँ, मेरे में फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस है, और मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, और मैं हर तरफ से बिल्कुल हारा हुआ हूं। तो मुझे इन सब चीजों को ठीक करना है। देन जब मेरे में पावर नहीं थी, तो मुझे ये पावर कहाँ से लेके आनी थी? तो देन आई हैव टू केम टू बिलीव दैट ओनली अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड हैव रिस्टोर्ड मी टू सैनिटी, कि जो मैं पागल हुआ हुआ हूँ, तो वो मुझे सिर्फ एक कुछ शक्ति, मेरी एक हायर पावर है, वो मुझे ठीक कर सकती है, वो मुझे आजाद कर सकती है। ये जब ये गुनाहों के दलदल में जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, उससे मैं आजाद हो सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को हायर पावर बनाया, मीटिंग में आप लोग जो कह रहे थे उसको मानने की कोशिश की, उनको अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश की, और धीरे धीरे इसका मुझे असर भी दिखना शुरू हुआ, और मेरी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हुए। फिर मैं तीसरे कदम पे पहुंचा। तीसरे कदम में आई टू टर्न माई विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड, कि मुझे मुझे अपनी अपनी इच्छा ईश्वर के हवाले, मेरी इच्छा देखो, जब भी मेरी इच्छा होती है, वो मुझे जो डिसऑनेस्टी है, जो इनकंसिडरेट बिहेवियर है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो झूठ बोलना है, जो दूसरों को ठगना है, जो दूसरों की निंदा करना है, जो दूसरों पे गुस्सा करना है, जो रिएक्शंस करने हैं, ये सब मेरी इच्छा। और ईश्वर की इच्छा बिल्कुल इसके विपरीत है। लव एंड टॉलरेंस इज द कोड। ईश्वर ईश्वर ही हमारी इच्छा को पूरी करता है। ईश्वर की इच्छा को मुझे मानना है कि ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। ये कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसको मानना, इसको अपने दिया गया। तो तो उससे क्या हुआ कि वो जो मन में चल रहा था कि ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं, तो वो ईश्वर की इच्छा कैसे चले यार? ये तो बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, ये तो बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, ये कैसे हो गया? तो तब मैंने थर्ड स्टेप को दोबारा एक बार रिकैप किया कि हे रब, मैं अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਸਕੇ, जिन्हों की मैं मदद करा। मैं हमेशा थोड़ी इच्छा च रहा। तो ये मेरी ये जो थर्ड स्टेप प्रेयर है, ये मैं चैंट करना शुरू हुआ, कि मेरे मन में चलनी शुरू हुई, और इससे
मुझे बहुत राहत महसूस हुई कि ईश्वर आप जो करते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ छिपा होता है, उसमें कुछ ना कुछ एजेंडा छिपा होता है। तो यही हुआ कि जब मेरी नौकरी छूट गई तो मैं सिगरेट बहुत पीता था, मैं तंबाकू बहुत खाता था। इतने में मेरी मदर को कोविड हो गया। तो वो कोविड में मैं अपनी मम्मी की मदद कर सका। तो मेरी सिगरेट भी छूट गई, मैं मीटिंग्स में आना शुरू हो गया और मुझे सिगरेट से आजादी मिल गई, मुझे टोबैको से आजादी मिल गई, मुझे झूठ बोलने से आजादी मिल गई, मुझे मुझे सेल्फ सेंटर्ड होने से आजादी मिल गई। तो दिस इज द फ्रीडम फ्रॉम एल्कोहलिज्म। अल्कोहल से तो मिल चुकी थी, दिस इज द फ्रीडम फ्रॉम अल्कोहलिज्म जो थर्ड स्टेप की प्रैक्टिस में मुझे मिला। आई क्विट प्लेइंग गॉड, मैंने ईश्वर बनना छोड़ दिया। और फिर चौथे कदम में मैंने अपनी इन्वेंट्री लिखी। जब मैंने चौथे कदम में अपनी इन्वेंट्री लिखी तो मेरे रिजेंटमेंट लिस्ट में बहुत सारे लोगों के नाम थे। तो इनका गुलाम बना हुआ था, ये रिजेंटमेंट्स का गुलाम बना हुआ था मैं, कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे रोज थे कि इन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, इन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, इन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। फिर मैंने जब ये देखा कि इसमें मेरा क्या कसूर था, यानी व्हाट वाज माय मिस्टेक, तो तब मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। आई हैव टू ड्रॉप द वर्ड ब्लेम फ्रॉम माय स्पीच एंड माय थॉट। मेरे अपनी 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 बोली से और अपने दिमाग से मुझे ब्लेम का वर्ड हटाना है और मुझे ये देखना है कि मैंने क्या गलती की। तो जब मैंने अपनी गलती को रियलाइज किया तो मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ मैं गलत था। मैं सिर्फ खुद को ठीक कर सकता हूँ। मेरी सेरेनिटी प्रेयर भी कहती है, ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference। तो मुझे ये पता चला कि मैं इन लोगों को नहीं बदल सकता, मैं पीपल प्लेसेस सिचुएशंस को नहीं बदल सकता। मैं बदल सकता हूँ तो सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ, और मैंने बदलने की कोशिश की। मैंने अपना पांचवा कदम, मैं पहली बार अपने स्पॉन्सर से ये सब कदम मैंने ऑनलाइन किए। कुछ लोगों के मन में विचार आते हैं कि ऑनलाइन ये जो कदम है ये नहीं हो सकते, ऑनलाइन बिग बुक स्टडी नहीं हो सकती। तो मैंने अपना सब कुछ ऑनलाइन किया। मैंने किसी भी मेंबर से कभी भी फिजिकल मुलाकात नहीं की अपना पांचवें कदम तक। पांचवें कदम में मैं अपने स्पॉन्सर के घर गया, वहां मैंने हाथ पकड़ के थर्ड स्टेप क्लियर की। तो मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकला। तो मुझे आजादी मिली कि मेरे मन में जो जो कुछ चल रहा था, जो 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 चीजें चल रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे उससे आजादी मिली। जैसे जैसे मैं उनसे स्टेप शेयर करता गया तो मुझे इन सब चीजों से आजादी मिली। जो जो पास का बैगेज मैं अपने मन में लेके घूम रहा था, तो उससे मुझे आजादी मिली। मुझे 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 मेरे डरों से आजादी मिली, मुझे मेरे रिजेंटमेंट से आजादी मिली, मुझे मुझे मेरे सेक्सुअल मिसकंडक्ट से आजादी मिली, मैंने जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए थे उनसे आजादी मिली। मुझे मुझे जो मैंने फाइनेंशियल रॉन्ग्स किए थे, जिनके मैंने पैसे देने थे, तो मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू की कि मैं उनको आपको पैसे दूंगा, मैं ठीक है धीरे धीरे करके दूंगा। तो मुझे इन सब चीजों से आजादी मिली। तो मुझे एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग्स पता चला। मुझे पता चला कि मेरे अंदर जो पस के फोड़े निकले हुए हैं, कि जो मेरा मीन जो मेरा निकल के आया, प्रोकास्टिनेशन निकल के आया, मेरी डिसऑनेस्टी निकल के आई, मेरा झूठ बोलना निकल के आया, मेरा रिएक्शंस देना निकल के आया, मेरा इनकंसिडरेट बिहेवियर निकल के आया, मेरी लस्ट निकल के आई। ठीक है, तो इन सब चीजों से मुझे आजादी पानी थी। उसके लिए मुझे छठे कदम में मुझे पूरी तरह से तैयार होना था। आई हैव टू बी entirely ready to have God remove all my defects of character। कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि आप मेरे सभी चरित्र दोष ले लीजिए। अब कुछ चरित्र दोष ऐसे थे जो मेरा अभी छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, जैसे आलस्य हो गया, जैसे कई बार ग्रीड आ गया, कई बार लालच आ गया, किसी चीज का लालच आ गया, कई बार रिएक्शन आ गया, गुस्सा करना आ गया। तो इन सब चीजों को छोड़ने का मन नहीं था। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर एक दिन के हिसाब से आप ही कर सकते हैं और आप ही करेंगे, कि अगर आप करना चाहें तो आप ही करेंगे, तो आप मुझे इनसे इंसाफ चाहिए। और सातवें कदम में आई हम्बली रिक्वेस्ट हिम टू टेक अवे ऑल माय शॉर्ट कमिंग्स। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप ले लीजिए मुझसे एक एक करके रूट एंड ब्रांच, बिल्कुल पूरी तरह से ले लीजिए। और धीरे धीरे ईश्वर ने मुझसे मेरे ये चरित्र दोष लेने शुरू किए। और आठवें कदम में मैंने एक लिस्ट बनाई कि उन लोगों को जिनको मैंने क्षति पहुंचाई थी, तो मुझे उनसे भूल सुधार करना है। तो यहाँ आके भी मुझे डर लगा, यहाँ आके भी मुझे एक महसूस हुआ कि अब मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ तो सारी बातें कर ली हैं, अब इनसे क्षतिपूर्ति क्या करूंगा। तो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि ये हाउस क्लीनिंग का आखिरी स्टेप है, आठवां नौवां, और इसकी ये जब तक नहीं होगा तब तक तुम क्लियर नहीं हो सकते। डॉक्टर बॉब ने अपना नौवां कदम नहीं किया था, तो उन्हें दोबारा शराब की तरफ जाने की जरूरत पड़ी। तो मुझे भी ऐसा हो सकता है कि मुझे दोबारा कि मुझे ये सब चीजें शराब की तरफ ले जाएं। हो सकता है मैं इन लोगों को फेस ना कर पाऊं। और जब मैंने नौवें कदम में
I made direct amends to all those people whom had harmed without injuring anyone or myself. तो मैंने अपनी 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 वाइफ से, अपनी मदर से, अपनी बच्ची से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने खासकर इन लॉज से, इन लोगों से अपने भूल सुधार, डायरेक्ट सीधे भूल सुधार करने शुरू हुए। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट, उन्होंने मुझे बहुत गले लगाया। और इससे मुझे ऐसे लगा कि मेरे मन के जो बोझ थे, जो मेरी गुलामियां थी, जिनसे मुझे डर लगता था, जिन चीजों से मुझे डर लगता था, वो सब दूर हो गई। और मेरे कई प्रोमिसेस पूरे होने शुरू हो गए। मुझे मुझे इनसिक्योरिटी दूर होगी। मैं आंखों में आंखें डाल के देखने लग गया लोगों को। और गॉड वॉज सडनली डूइंग फॉर मी व्हाट आई कुडंट डू फॉर माई सेल्फ। और ईश्वर मेरे लिए वो कर रहे थे जो मैं अपने लिए नहीं कर पा सकता था। और फिर मैंने अपना 10वें कदम की बर पड़ा, मतलब कंटिन्यू टेक अ पर्सनल इन्वेंट्री एंड वेयर वी वर रॉन्ग प्रॉम्प्टली एडमिटेड इट। तो मैंने अपनी स्पॉट इन्वेंट्री लिखनी शुरू की। मैंने सुबह उठ के मैंने देखा कि मुझे लाइक ऑन अवेकनिंग आई हैव टू सी व्हाट आई हैव टू डू थ्रू आउट द डे। मुझे क्या करना है, मुझे सेल्फ पिटी, डिसऑनेस्टी और और इन सब चीजों से दूर रहना है। मुझे सारे दिन का प्लान करना है, मुझे क्या करना है। और मुझे ईश्वर से अरदास करनी है कि ईश्वर प्लीज मेरी हेल्प करना, कि मैं जो भी मेरे काम है वो मैं ईमानदारी से कर सकूं, वो मैं अच्छी तरीके से कर सकूं। और वो मैं बिना बिना किसी तरह की बेईमानी के कर सकूं। और इस तरह से मेरे दिन की शुरुआत होती है। और 10वें कदम में रात को मैं अपनी इन्वेंट्री लिखता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ क्या मैं किसी से रिजेंटफुल तो नहीं था, क्या मैं फेयरफुल तो नहीं था, क्या मैं किसी को हार्म तो नहीं पहुंचाया, क्या मुझे किसी के साथ अमेंड करने की जरूरत है, क्या मैंने कोई मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस तो नहीं लिया, क्या मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्या मैं ज्यादा सोशल मीडिया के साथ तो नहीं चिपका रहा, क्या मैंने किसी का मन तो नहीं दुखाया। क्योंकि बिल कहते होते हैं कि अगर आपको जो कर सकते हैं वो आपने शराब नहीं पी सारा दिन में, जो आप कर सकते हैं वो आपने किया, और ऐसा करते हुए आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, तो आपका 12 कदम का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ऐसा करते करते मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। करीबन 3 साल ऐसे ही गुजरते रहे। द लाइफ ऑफ बेड ऑफ रोजेस। और फिर मुझे नौकरी चेंज करने का मौका मिला। तो वो वर्क प्रेशर इतना बढ़ गया कि मेरी जिंदगी में से ए बाहर आनी शुरू हो गई। मतलब मैं ए की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। मैंने 12 कदमों की प्रैक्टिस कभी छोड़ दी, जिससे मेरे मन पे हमेशा सेल्फ पिटी, डर और खुंदक, रिएक्शंस और रिजेंटमेंट्स, ये मेरे मन में दोबारा से आनी शुरू हो गई। जिस कारण से मुझे एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई, मुझे डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया, मुझे स्ट्रेस रहने लग गया, मुझे डर लगने लग गया। मेरे मन में आ गया कि मैं नौकरी छोड़ दूं। मैं सुसाइडल टेंडेंसीज मेरे मन में आनी शुरू हो गई, घर वालों से लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। तो फिर मैंने अपने स्पॉन्सर से बात की, और ऐसे में मैं नींद की गोलियां खाने लग गया। फिर रात को सोने के लिए मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सारी रात तड़पता रहता था, हर एक के साथ गुस्से से बोलता था। काम अपने अपने वर्क प्लेस पे जाते हुए मुझे डर लगता था। और मुझे ऐसे लगता था कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी मुझे कुछ हो जाएगा। और मुझे अपने आप में ऐसे लगने लग गया, मुझे बीमारियां होने लगी। मैंने सीटी स्कैन करवाया, वो भी ठीक आया। मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम आने लगी, मैंने वो कराया, वो ठीक आया, वो ठीक आया। तो सब कुछ ठीक आ रहा था। तो फिर मैंने अपने स्पॉन्सर से अपने अपने एक फ्रेंड से बात करनी शुरू की। तो वो कहते ए में वापस आओ, अपने 12 कदमों की प्रैक्टिस करनी शुरू की। और फिर मैंने कुछ दिनों पहले से मैंने अपनी 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 कोशिश की। जितना मुझे वक्त मिलता है उतना मैं ए में आने की कोशिश करता हूँ, सेवा करने की कोशिश करता हूँ, अपने अपना 10वां कदम रेगुलरली करता हूँ। और इससे मुझे एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, रिजेंटमेंट, सेल्फ पिटी, इससे आजादी मिलनी शुरू हुई। तो एक एक एल्कोहलिक के लिए आजादी का मतलब क्या है? ना सिर्फ शराब से आजादी, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम एल्कोहल। वो हमें पहले स्टेप, जिसने पहला स्टेप कर लिया, उसको अल्कोहल से आजादी मिल गई। उसको अल्कोहल से आजादी मिल गई उसको। लेकिन मेरी मेरी समस्या एल्कोहलिज्म है। एल्कोहलिज्म का मतलब है कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स। तो मुझे 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 सेरेनिटी कब मिल पाएगी? जब मेरी, देखो, सेरेनिटी और कैरेक्टर डिफेक्ट्स में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। जितने कैरेक्टर डिफेक्ट्स हावी होंगे उतनी सेरेनिटी कम होगी। सेरेनिटी है मन की शांति। जब तक मेरे मन में शांति नहीं होगी तो मुझे बाहर शांति कैसे नजर आएगी? मुझे बाहर कुछ नहीं नजर आएगा। मैं अपनी बेटी के ऊपर चीखने चिल्लाने लग गया, मैं अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने लग गया, अपनी वाइफ के खिलाफ खुंदक करने लग गया, और आगे ईद का जवाब पत्थर देने लग गया, पत्थर से देने लग गया।
एक ही मीटिंग्स अटेंड करनी बंद कर दी और अपनी बातों को शेयर करना बंद कर दिया। और इन सब चीजों में पड़ता जा रहा था और मुझे ऐसे लगने लग गया था कि शायद शायद शराब काफी नजदीक आ गई है। तो लेकिन मुझे इन 12 कदमों ने फिर से वो आजादी प्रदान की, फ्रीडम फ्रॉम होलिज्म, कि मुझे जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं उससे फ्रीडम, और फ्रीडम टू चूज कि मुझे क्या करना है। मेरे पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं। ईदर टू एक्सेप्ट कि अगर मुझे कोई चीज ऐसी लग रही है कि वो गलत कर रहा है या कुछ कर रहा है, या तो मैं उसको एक्सेप्ट करूं या मैं ईश्वर से करेज मांगू कि मैं उस जगह को छोड़ के चला जाऊं। सपोज मुझे कोई गाली दे रहा है तो या तो मैं एक्सेप्ट कर लूं, कोई बात नहीं यार, दे दी तो कोई बात नहीं, तो ये एक्सेप्ट हो गई। तो दूसरा, मुझे करेज मांगता हूं मैं ईश्वर से कि मैं अपने आप को बदल लूं, कि मैं उस जगह से मूव कर जाऊं। तो ये मुझे ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, सेरेनिटी प्रेयर का मतलब मुझे समझ आना शुरू हुआ। इससे मुझे आजादी मिल रही है, एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। और जब जब मैं अपने 11वें कदम के लिए बैठता हूँ, सुबह अपनी प्रेयर करता हूँ, अपना पाठ करता हूँ, अपनी एक ही प्रेयर्स करता हूँ, शाम को अपना पाठ करता हूँ, एक ही प्रेयर्स करता हूँ, तो तब मुझे एक खालीपन महसूस होता है, एक अंदर से सेरेनिटी महसूस होती है। लेकिन वो आज के दिन के लिए, ऑल व्हाट आई गॉट एज अ डेली रिट्रीट कंटिंजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माय स्पिरिचुअल कंडीशन, कि कल अगर फिर मैं वही हरकतें, अपनी पुरानी ओल्ड वेज को चेंज ना करके दोबारा वही हरकतें करनी शुरू कर दूंगा, तो मैं वही स्केयर वन पे पहुंच जाऊंगा जहां मैं पहले था। मैं फिर गुलाम बन जाऊंगा। किस चीज का गुलाम बन जाऊंगा? ये कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे आसपास पड़े, ये डर, ये सेल्फ पिटी, ये सेल्फ सेंटर्डनेस, ये सब मेरे आसपास ही खड़े हैं। जैसे ही मैं इनको थोड़ी सी भी लिफ्ट दूंगा, ये फिर से मेरे ऊपर हावी होने शुरू हो जाएंगे और मैं फिर वहीं वहीं का वहीं पहुंच जाऊंगा। तो मुझे क्या करना है? अपने डेली बेसिस पे अपना 10वां कदम प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। 11वें कदम में ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि ईश्वर के 11वां कदम मुझे क्या कहता है कि 10वें कदम में मतलब कंटिन्यू टेक अ पर्सन वेयर वी रॉन्ग बट प्रॉम्प्टली एडमिटेड, or sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for the knowledge of His will and power for us and to carry us out। कि मैं ईश्वर से शक्ति मांगता हूँ। किस चीज की शक्ति मांगता हूँ? कि ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी। वो विल पावर मैं क्या ईश्वर से मांगता हूँ कि ईश्वर आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। अभी अभी भी कई बार मैं अपनी इच्छा चलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज मैं अवेयर हूँ और उसको एक्सेप्ट करता हूँ और उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश करता हूँ। और 12वें कदम में, हैविंग हैड स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, ट्राई टू कैरी दिस मैसेज टू एल्कोहलिक्स। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे मिला है वो मैं आगे बांटने की कोशिश करूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैं किताब पढ़ाता हूँ, उनको उनके साथ किताब पढ़ता हूँ, उससे मेरी भी रिवीजन हो जाती है। जो मुझे मिला है वो मैं जब तक आगे नहीं बांटूंगा तो वो मेरे पास भी नहीं रहेगा। और उसके साथ इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता हूँ। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे होती है। और कभी कभी मन उदास रहता है, कभी कभी मन में कोताहल मचती है, कभी कभी हिल जाता हूँ। एवरी डे इज अ न्यू डे। और उस दिन को वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है। और मुझे आजादी के लिए हर रोज संघर्ष करना पड़ेगा। हर रोज अपने आप के अंदर झांकना पड़ेगा। हर रोज अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ मैं मेरी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ईश्वर की मर्जी नहीं चलने दे रहा। तो वहां मुझे अपने आप को ठीक करना है। और यही एक शराबी के लिए आजादी का अर्थ है। और मेरे लिए भी आजादी का अर्थ यही है कि मैं अपनी 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 12 कदमों की प्रैक्टिस करूं और कोशिश करूं कि बाहर की शांति के साथ साथ मेरे मन शांत रहे और मैं जो बोल रहा हूं वो करने की भी कोशिश करूं। जस्ट नॉट जस्ट टॉकिंग द टॉक बट वॉकिंग द टॉक। ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिंदगी आज के दिन के लिए खूबसूरत है। और इतना कह के मैं अपनी शेयरिंग को विराम दूंगा। थैंक यू हनुमंत भाई, थैंक यू हनुमंत भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू एवरीवन फॉर और वंस अगेन मेनी कंग्रेचुलेशन फॉर द इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।